हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आपके एक सब्सक्रिप्शन से मेरी हिम्मत आगे कंटेंट बनाने के लिए बढ़ेगी। रूस की बमबारी यूक्रेन पर जारी है और यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस की सेना घुस चुकी है और वो एक बैटल ग्राउंड बन चुका है। और जिस तरह से रूस ने तैयारी की है और यूक्रेन का इन्वेजन किया है, उसे देखकर तो लग रहा है कि रूस जल्दी पूरी यूक्रेन पर अपना कब्जा कर लेगा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि अगर किसी देश ने दखल देने की कोशिश की तो उसके नतीजे ऐसे होंगे कि जिसे आज तक इतिहास में नहीं देखा गया है। और यहाँ पर अमेरिका और नेटो ने यूक्रेन में दखल देने और अपनी मिलिट्री भेजने से इनकार कर दिया है। यानी अब यूक्रेन को अपना बचाव खुद करना होगा। और यहाँ पर यूक्रेनी सेना ने आम लोगों को हथियार बांटने शुरू कर दिए हैं और 18 से 60 साल तक के लोगों को सेना में शामिल होना कंपलसरी कर दिया है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर यूक्रेन ने नागरिकों से कहा है कि अपने घरों में छिप जाइए, खिड़की पर भी मत आइए और बालकनी में भी नहीं आएंगे। अगर कोई बाहर निकलता पाया गया यानी उसको दुश्मन देशों के साथ मिला हुआ माना जाएगा। और इतना ही नहीं, यूक्रेन ने तुर्की से कहा है कि रूस की वॉरशिप का एक्सेस डार्डेनिल्स और बॉस्फोरस स्ट्रेट से ब्लॉक कर दे। लेकिन यहाँ पर टर्की ने कह दिया है तुर्की कैन नॉट स्टॉप रशियन वॉरशिप एक्सेसिंग ब्लैक सी। यूक्रेन हैज अपील्ड टू तुर्की टू ब्लॉक रशियन वॉरशिप फ्रॉम पासिंग थ्रू द डार्डेनिल्स एंड बॉस्फोरस स्ट्रेट विच लीड टू द ब्लैक सी। तुर्की ने ये क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पर एक संधि हो रखी है कि जिससे तुर्की अपने बॉस्फोरस और डार्डेनियल स्ट्रेट को बंद नहीं कर सकता, जो भी ब्लैक सी को यूज़ करती है। तो रशिया तो ब्लैक सी के अंडर आता है क्योंकि उसका सी लगता है उसके लैंड से, तो यहाँ पर टर्की तो उसको ब्लॉक नहीं कर सकता। वैसे तो नाटो ने यूक्रेन में दखल देने से मना किया है, लेकिन उन्होंने रूस से सेंसलेस वॉर को ख़त्म करने के लिए भी कहा है। और इसी के साथ नेटो ने अपने जेट्स को हाई अलर्ट पर रखा है और अपने डिफेंस प्लान को एक्टिवेट भी कर दिया और अपने लगभग 40,000 ट्रूप्स को अलर्ट कर दिया है। बहुत ज़्यादा अलर्ट पर है ये, और कभी भी कुछ भी अगर होता है तो ये यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएंगे और आर्टिकल 5 यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे थर्ड वर्ल्ड वॉर को कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर नेटो ने कोई मिलिट्री एक्शन तो नहीं लिया है, लेकिन अपनी मिलिट्री को एक्टिवेट पर रखा है। लेकिन यहाँ पर रूस के अगेंस्ट सैंक्शन ज़रूर लगा दिए गए हैं, क्योंकि अभी के लिए तो दुनिया का रिस्पॉन्स सिर्फ सैंक्शंस तक ही लिमिटेड है। और अब फ्रांस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की और फ्रांस अब यूक्रेन को हथियार भेजने के लिए तैयार है। और ये जानकारी यूक्रेन राष्ट्रपति ने ट्वीट करके भी दी। और इतना ही नहीं, ब्रिटेन ने कहा है कि यूक्रेन को हथियार देने के लिए 25 देशों की सहमति बन चुकी है, यानी कि 25 देश मिलकर यूक्रेन को हथियार देंगे। और इतना ही नहीं, यूक्रेन की सरकार ने यहाँ पर कहा है कि अब तक 198 यूक्रेनी नागरिकों की मौत हो चुकी है, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं और 1115 लोग घायल भी हो चुके हैं। और इसके अलावा यूक्रेन की जो सेना है, उन्होंने यहाँ पर क्लेम किया था कि उन्होंने रूस के 3,500 सैनिक मार दिए हैं और 200 को बंदी भी बना लिया है। और यहाँ पर सेना ने यह भी कहा है कि उसने अब तक रूस के 14 एयरक्राफ्ट, 8 हेलीकॉप्टर और 102 टैंक ख़त्म कर दिए हैं। लेकिन यहाँ पर समस्या है भारत की, क्योंकि यहाँ पर रूस और नेटो की खींचतान चल रही है और यूक्रेन युद्ध को लेकर यहाँ पर यूएनएससी में एक रिजोल्यूशन आया था रूस के अगेंस्ट कि आप जो भी यूक्रेन में कर रहे हो वो तुरंत बंद कर दीजिए। आपको तो पता ही होगा कि यूएनएससी में 15 मेंबर होते हैं, 10 नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट मेंबर। तो 5 परमानेंट मेंबर के पास वीटो पावर होती है, यानी कि अगर कोई प्रस्ताव आता है और यहाँ पर सभी इसके पक्ष में वोट करते हैं, लेकिन एक परमानेंट मेंबर इसके पक्ष में वोट नहीं करता है, तो वो प्रस्ताव खारिज हो जाएगा, चाहे इसमें सभी मेंबरों का कंसेंट क्यों ना हो। तो अभी इसमें भारत भी एक नॉन परमानेंट मेंबर है। तो अभी जो प्रस्ताव रूस के अगेंस्ट आया था, तो उसमें भारत ने एब्सेंट कर दिया, यानी कि यहाँ पर ना तो इसके पक्ष में वोट किया, ना ही इसके भी पक्ष में वोट किया। और अभी सिचुएशन ऐसी है कि अगर आप यूक्रेन के साथ नहीं हो तो आप रूस के साथ हो। तो भारत ने यहाँ पर एब्सेंट करके शायद रूस की मदद की है, क्योंकि भारत के साथ ही यहाँ पर चाइना और यूएई ने भी एब्सेंट कर दिया है। चाइना का तो समझ में आता है कि चाइना रूस का एक मित्र देश है, लेकिन यहाँ पर यूएई ने भी इसे एब्सेंट कर दिया है। और यूएई ने ये बोला है कि सिक्योरिटी काउंसिल को डिप्लोमेटिक तरीके से इस युद्ध को सुलझाना चाहिए, तो ये कहा है। लेकिन यहाँ पर भारत ने दोनों के बीच बैलेंस बनाने के लिए इससे एब्सेंट कर दिया है। और यहाँ पर भारत की स्थिति भी काफ़ी अच्छी भी नहीं है। भारत लंबे समय से रूस का मित्र देश रहा है। रूस भारत को हथियार और रक्षा उपकरण भी देता है। हालांकि दोनों देशों के रिश्ते केवल रक्षा सौदों तक ही सीमित नहीं है। बॉलीवुड की फिल्में रूस में रिलीज़ होती हैं। बड़ी संख्या में भारतीय छात्र रूस में पढ़ने जाते हैं, मोस्टली मेडिकल पढ़ने जाते हैं। यहाँ तक कि केंद्रीय विद्यालय की एक ब्रांच भी रूस में है। भारत का यूक्रेन के साथ भी व्यापारिक रिश्ता है और इन दोनों देशों में भारत के काफ़ी नागरिक भी रहते हैं। यूक्रेन में ज़्यादातर लोग पढ़ने जाते हैं, वहीं रूस में पढ़ाई के साथ साथ भारतीय नौकरी के लिए भी जाते हैं। और अभी यूएनएससी की बैठक से पहले भी भारत ने रूस यूक्रेन संकट को लेकर किसी पक्ष की निंदा नहीं की, यानी कि किसी को भी कंडेम ही नहीं किया, रूस को कंडेम ही नहीं किया।
और इसी हफ्ते आपको तो पता ही होगा कि यूक्रेन के 2 इलाके हैं, दोनेत्स्क और लुहांस्क, इसको रूस ने स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में मान्यता दे दी, यानी कि 2 देश बना दिए, जिससे कि बहुत सारे देश रूस से नाराज़ हो गए और बहुत सारे देशों ने यहाँ पर रूस को कंडेम भी किया है। लेकिन यहाँ पर भारत ने जितने भी अभी तक स्टेटमेंट दिए हैं उसको अभी तक कंडेम नहीं किया है। तो यहाँ पर भारत की स्थिति थोड़ी सी, मैं कहूँगा कि थोड़ी सी अभी बैलेंस बनाने वाली है। और इसके बाद भारत के जो यूनाइटेड नेशन में राजदूत है TS त्रिमूर्ति जी, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है कि भारत ने यहाँ पर क्यों एब्सटेंड किया है। अभी इसमें ठीक से नहीं दिखा रहे हैं, मैं आपको दूसरे तस्वीर में दिखा देता हूँ। तो इसमें यही कहा गया है कि यूक्रेन में हाल के दिनों में जो भी घटनाक्रम हुआ है उससे भारत बेहद विचलित है। हम अपील करते हैं कि हिंसा और दुश्मनी को तुरंत खत्म करने के लिए सभी तरह की कोशिशें की जाए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है और दोनों देश एक दूसरे को खत्म करने के इरादे से लड़ रहे हैं। इंसानी ज़िंदगी की कीमत पर कभी कोई हल नहीं निकाला जा सकता। हम यूक्रेन में बड़ी संख्या में भारतीय छात्रों समेत भारतीय समुदाय के लोगों की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो भारत में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं, वो वहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको पता ही होगा कि यहाँ पर अगर आप मेडिकल की पढ़ाई करोगे तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा लग जाता है। जबकि यही पढ़ाई अगर आप रशिया में करोगे, यूक्रेन में करोगे, तो वहाँ से लगभग आधे से भी कम में आप मेडिकल की पढ़ाई कर सकोगे। तो वहाँ पर लगभग 30,000 के लगभग इंडियन स्टूडेंट रहते हैं यूक्रेन में। समसामयिक वैश्विक व्यवस्था, संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और अलग अलग देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर आधारित है। तो यहाँ पर सभी देशों की सोवरेनिटी और रीजनल इंटीग्रिटी को सम्मान के नज़रिए से देखना चाहिए। सभी मेंबर देशों को रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ने के लिए इन सिद्धांतों का सम्मान करने की आवश्यकता है, यानी कि वही सोवरेनिटी एंड रीजनल इंटीग्रिटी। मतभेद और विवादों को निपटाने के लिए बातचीत एकमात्र जरिया है, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। क्योंकि यहाँ पर भारत ने ये बात कही है कि हमें यहाँ पर डिप्लोमेटिक तरीके से सारे मसले जो है वो सुलझाने चाहिए, चाहे उसमें कितनी भी अड़चने क्यों ना आए, लेकिन डिप्लोमेसी का रास्ता हमेशा खुला होना चाहिए। ये खेद की बात है कि कूटनीति का रास्ता छोड़ दिया गया और हमें इस पर लौटना ही होगा। और भारत ने ये कहा है कि ये बहुत ही दुख की बात है कि दुनिया ने इस चीज़ का रास्ता छोड़ दिया, यानी कि डिप्लोमेसी का, और हमें इस पर लौटना ही होगा। तो इन सभी वजह से भारत ने इस प्रस्ताव पर मतदान नहीं करने का ऑप्शन को सेलेक्ट किया है। तो यही बातें की गई है भारत ने। अब आप इन सब चीज़ों से क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्या भारत ने ठीक किया या नहीं, आप कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।